आज हम एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्य के बारे में जानेंगे। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में क्रमशः U1 और U2 वेग से गति करती हुई प्रत्यास्थ संघट्ट करती हैं और संघट्ट के पश्चात उनके वेग की गणना कीजिए। ठीक है, आर क्या आएगा? अथवा आएगा एकविमीय संघट्य में सिद्ध कीजिए कि पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग क्या होता है? बराबर होता है ना। या फिर प्रश्न आता है अथवा M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में क्रमशः U1 और U2 वेग से गति करती हुई प्रत्यास्थ संघट्ट करती हैं। संघट्य के पश्चात इनके वेग के लिए व्यंजक लिखिए। क्या होगा यदि पहला पिंडों के द्रव्यमान समान हो, पिंडों के द्रव्यमान समान हैं। ठीक है, दूसरा है इनमें से एक पिंड
प्रारंभ में विरामावस्था में है। ठीक है। तीसरा, हल्का पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है। चौथा आता है भारी पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या। आज हम एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आता है M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में क्रमशः U1 और U2 वेग से गति करती हुई प्रत्यास्थ संघट्य करती हैं और संघट्य के पश्चात उनके वेग की गणना कीजिए, है ना। या फिर क्या प्रश्न आता है, एकविमीय संघट्य में सिद्ध कीजिए कि पास आने का आपेक्षिक वेग दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। यह प्रश्न आता है M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में क्रमशः U1 और U2 वेग से गति करती है और प्रत्यास्थ संघट्य करती है। प्रत्यास्थ संघट्य के पश्चात वेग के लिए व्यंजक लिखिए। और क्या होगा यदि पिंडों के वेग क्या हो, पिंडों के द्रव्यमान समान हो। इनमें से एक पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में हो या हल्का पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में हो या भारी पिंड पहले विरामावस्था में हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो जान लेते हैं एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्य क्या है। जब एक सरल रेखा में गतिमान दो पिंडों में जब एक सरल रेखा में गतिमान दो पिंडों में प्रत्यास्थ संघट्य होता है तो एकविमीय, तो इसे एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। ठीक है। मान लो कि दो पिंड क्या है, ये है ना, और ये, ठीक है, ये A और ये B। इनके द्रव्यमान क्या है, M1 और M2। ठीक है। और ये क्या है, एक ही दिशा में गतिमान है। ठीक है। ये क्या है, संघट्य से पूर्व की स्थिति, संघट्य से पूर्व। ठीक है। A और ये B। ये कौन सी स्थिति है, संघट्य के पश्चात, संघट्य के पश्चात की स्थिति। ठीक है।
इनके वेग में परिवर्तन होता है और ये v1 और v2 वेग हो जाता है ना। संघट्य से पहले वेग क्या रहता है, u1 और u2, और संघट्य के पश्चात वेग क्या होता है, v1 और v2 हो जाता है। तो इसे हम लिख लेते हैं। मान लो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक ही दिशा में सरल रेखा में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिमान है। ठीक है, कुछ समय पश्चात इनमें संघट्ट होता है। ठीक है, इनमें संघट्ट होता है। ठीक, तो दोनों पिंड क्रमशः v1 और v2 वेग से उसी दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है कि संघट्य क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है ना। संघट्य क्या है, संघट्य पूर्णतः प्रत्यास्थ है। तो क्या होगा, अतः निकाय का संवेग संरक्षित रहता है ना। जितना संवेग पहले था उतना ही संवेग बाद में। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं, इस प्रकार संघट्य से पूर्व निकाय का संवेग क्या था, संघट्य से पूर्व निकाय का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, और संघट्य के पश्चात निकाय का संवेग क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, संवेग संरक्षण के नियम से संघट्य के पहले कुल संवेग और संघट्य के पश्चात कुल संवेग, संघट्य से पूर्व संवेग बराबर संघट्य के पश्चात संवेग बराबर होंगे, है ना, संवेग संरक्षण के नियम से। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस, सॉरी इधर आके माइनस हो गया,
m1 v1। इसी तरह ये m2 v2 माइनस m2 u2। तो इसमें से m1 को कॉमन निकाल लिए, ये आ गया u1 माइनस v1, और यहाँ क्या आ गया m2 को कॉमन निकाल लिए, यहाँ आ गया v2 माइनस u2। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब संघट्य से पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। संघट्य से पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा क्या होगी ये ज्ञात कर लेते हैं। तो संघट्य से पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा क्या थी? 1/2 m1u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, और संघट्य के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, संघट्य के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा क्या थी? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि प्रत्यास्थ संघट्य है इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। प्रत्यास्थ संघट्य है इसलिए गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। ठीक है, तो संघट्य के पहले इसलिए संघट्य के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर संघट्य के पश्चात गतिज ऊर्जा क्या होगी? संघट्य के पूर्व गतिज ऊर्जा और संघट्य के पश्चात गतिज ऊर्जा। संघट्य के पूर्व 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और संघट्य के पश्चात 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया और दोनों साइड से काट दिए, है ना। तो आ गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब m1 को एक साइड कर लेते हैं और m2 को एक साइड। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m1 का कॉमन ले लिए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ से m2 को कॉमन ले लिए तो ये आ गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देने पर
तो इक्वेशन 2 में मतलब m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर क्या था, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसमें भाग दे दिए इक्वेशन 1 का, ये जो हम इक्वेशन 1 लाए थे इसका भाग दे दिए। तो ये क्या आ गया, m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2। ठीक है, तो m1 कट गया, m2 कट गया, है ना। और ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी और a माइनस बी में टूट जाएगा। ये क्या होगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बच गया अपॉन u1 माइनस v1 बराबर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। तो इसको क्या हो गया, u1 माइनस u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। ठीक है, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, से तो ये क्या हो गया, u माइनस और ये कट गया। हमारे पास क्या बच गया, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, v को एक साइड कर लिया और u को एक साइड, तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो इसे देख के हम क्या कह सकते हैं कि पास आने का आपेक्षिक वेग दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। पास आने का आपेक्षिक वेग दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ठीक है, यही हमारे प्रश्न में था ना, पास आने का आपेक्षिक वेग दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। अब संघट्य के पश्चात वेगों की गणना। संघट्य के पश्चात वेगों की गणना। तो जो वस्तु A है, का वेग पहला, वस्तु A का वेग, इसके लिए समीकरण 3 से क्या देखेंगे, समीकरण 3 से वस्तु A के लिए वेग क्या होगा ये निकाल लेंगे यहाँ से समीकरण 3 से। इक्वेशन 3 से v2 बराबर u1 माइनस u2 प्लस v1, v2 बराबर u1, इसको इधर ला दिए तो v2 का मान निकल जाएगा, है ना।
ठीक। अब ये V2 का मान समीकरण 1 में रख दिए। V2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है? इक्वेशन 1 है M1U1 माइनस V2 बराबर M2 V2 माइनस U2। M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2। ठीक है, तो इसको M1 को एक साथ कर लेते हैं। अब U1 को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको इधर ले गए, तो M1 U1 माइनस M2 U1। ठीक है, क्या आ गया? और M1 V1 को हम इधर ले गए, ये दोनों माइनस माइनस 2 M2 U2 हो गया है ना। ये दोनों माइनस माइनस ही है तो 2 हो गया है ना, और ये बच गया प्लस M2 V1 और इसे ले गए पक्षांतर करके इधर, तो ये माइनस का प्लस में आ गया M1 V1। ठीक है, तो इसमें से U1 को कॉमन निकाल दिए, M1 माइनस M2 हो गया, और इसको भी इधर ला लिए तो प्लस 2 M2 U2 हो गया, और इसमें से क्या निकल गया? V1 कॉमन निकल गया, और ये आ गया M1 प्लस M2, इसलिए V1 क्या हो गया? V1 बराबर U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसी तरह वस्तु B का वेग ज्ञात करेंगे। दूसरा, वस्तु B का वेग। ठीक है, तो इसे भी समीकरण 3 से V1, ये समीकरण 3 से V1 U1 माइनस U2 और माइनस V2। V1 बराबर V2
प्लस U2 माइनस U1। अब V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। अब V1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, M1 U1 माइनस V2 माइनस U2 प्लस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 M1 U1 माइनस M1 माइनस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 V2। ठीक है, तो यहाँ से V2 का मान निकालेंगे तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और U2। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब स्थिति 1 क्या बोला है, जब वस्तु के द्रव्यमान समान हैं। तो स्थिति पहला, फर्स्ट, जब वस्तु के द्रव्यमान समान हैं। अब जब वस्तु के द्रव्यमान समान है तो क्या होगा, M1 बराबर M2 होगा, है ना। तब समीकरण 4 से, क्या होगा, समीकरण 4 में M1 की जगह M2 या M2 की जगह M1 लिख सकते हैं। M1 और M2 दोनों बराबर हैं। तब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2, V1 बराबर U2, V1 बराबर U2 जब मान रखे तो, है ना। तथा समीकरण 5 से क्या होगा, समीकरण 5 से भी V2 बराबर U1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार जब समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो वे अपने वेग को परस्पर बदल लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमको प्रश्न में क्या पूछा गया था, इनमें से एक पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में हो। मान लो M2 द्रव्यमान की वस्तु B
विरामावस्था में है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, u2 बराबर 0, वेग 0 हो जाएगा, है ना उसका। तब इक्वेशन 4 से क्या होगा, तब इक्वेशन 4 से u2 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन तथा समीकरण 5 से, समीकरण 5 में क्या होगा, u1 0 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 5 में क्या है, u2 0 है, तो ये बस प्राप्त होगा ना हमको। तो समीकरण 5 से v2 इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 और u1। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। अब इसमें भी मान लेते हैं कि यदि m1 बराबर m2 बराबर m, है ना, मान लो, है ना, तब इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2 बराबर m मान लिए, इसमें m मान लिए, तो m कट जाएगा और m1 m2 2m हो जाएगा, लेकिन 0 है ऊपर तो भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, है ना, v1 बराबर 0। ठीक है, तथा इक्वेशन 7 से इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा m1 की जगह m रख दिया और यहाँ m, तो 2m और m, तो m कट गया, 2m कट गया, तो v2 इक्वल टू u1, v2 इक्वल टू u1 हो जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इस प्रकार समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्ट में यदि दूसरी वस्तु विरामावस्था में है, संघट्ट के पश्चात पहली वस्तु विरामावस्था में आ जाती है। ठीक है, तथा ये विरामावस्था में आ गई ना, और दूसरी वस्तु उसके वेग से चलने लगती है, तथा दूसरी वस्तु पहली वस्तु के वेग से
चलने लगती है। ठीक है। अब थर्ड क्या बोला है हमको प्रश्न में, हल्का पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में, मतलब बी पहले विरामावस्था में है ना। यदि वस्तु बी का द्रव्यमान m2 वस्तु A के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य हो तो, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात m2 छोटा और बहुत छोटा होगा m1 से। ठीक है। तब समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, समीकरण 6 से ये समीकरण में से क्या हो जाएगा, छोटा होगा तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो V1 बराबर U1 हो जाएगा, V1 बराबर U1 हो जाएगा, है ना। तथा समीकरण 7 से क्या होगा, ये समीकरण 7 में क्या होगा, इसका मान बहुत कम मिलेगा, है ना। और V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर 2U1। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार जब भारी वस्तु किसी स्थिर हल्की वस्तु से टकराती है, मतलब संघट्य होता है, तो भारी वस्तु उसी वेग से चलती रहती है, उसी वेग से चलती रहती है ना। किंतु हल्की वस्तु का वेग दुगुने वेग से चलने लगती है। ठीक है, दुगुने वेग से चलने लगती है। चौथा है भारी पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में हो, है ना। अब यदि वस्तु A का द्रव्यमान m1 वस्तु B के द्रव्यमान m2 की तुलना में नगण्य हो तो क्या होगा, समीकरण 6 से क्या होगा, समीकरण 6 से ये यहाँ है ना, समीकरण 6 से V1 इक्वल टू V माइनस U1 है ना, क्योंकि M1 वस्तु B M2 की तुलना में नगण्य है। M1 का मान क्या हो जाएगा, 0, तो ये माइनस चिन्ह आके तो माइनस चिन्ह बच जाएगा, इसको नगण्य मान लेंगे, है ना। तो V1 माइनस U1
तो v1 बराबर माइनस u1। ठीक है, तथा समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, इसे हम नगण्य मान लेंगे, है ना, m1 को, यहाँ m1 को, तो ये 2 बटा ये m1 को नगण्य मान लिए, 2m1 बटा m2 u1, तो ये क्या आ जाएगा बराबर 0। v2 इक्वल टू 2m1 बटा m2 इंटू u1, तो ये क्या आ जाएगा, जब m1 को हम m2 की तुलना में नगण्य मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इस प्रकार जब कोई हल्की वस्तु स्थिर भारी वस्तु से टकराती है तो भारी वस्तु स्थिर ही रहती है, किंतु हल्की वस्तु उसी वेग से स्थिर ही रहती है ना, लेकिन हल्की वस्तु क्या है, उसी वेग से विपरीत, ये माइनस इन दिशा चेंज होने का है ना, विपरीत दिशा में चलने लगती है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, ठीक है ना।